विश्लेषण एजुकेशन एनालिसिस डन राइट। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को आगे। लास्ट टाइम अपन ने एक न्यूमेरिकल किया था, उसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन concentration ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये क्या चीज होने वाली है? देखो, रेट ऑफ जो रिएक्शन है ना, वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे किस टाइप से डिपेंड करती है। ठीक है ना? तो डिपेंड किस टाइप से करती है, जैसे आपके पास में ये कोई रिएक्शन है ए प्लस बी चेंज होके बना रहा है आपका C+D। तो इस रिएक्शन की जो रेट होगी R, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ए की रिएक्टेंट भाई, ये साइन होता है किसका? कॉन्सेंट्रेशन का, स्क्वायर ब्रैकेट, और लिख दिया अपन ने ए, तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे तो रेट है वो ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। तो मैं इस रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिख सकता हूँ? रेट लिख सकता हूँ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है ना? इसी को क्या बोलते हैं हम? ये जो अपन ने लिखा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं रेट लो। ये जो लाइन अपन ने लिखी है, अपन इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेट लो। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेट लो। तो अगर अपन कुछ और रिएक्शंस की बात करें, है ना, जैसे मान लो आपके पास में एग्जांपल है, ये कोई रिएक्शन है आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी, ये चेंज होके क्या बना रहे हैं? ये चेंज होके बना रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो रेट होगी वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ए की पावर लगा देते हैं, कुछ रही होगी एक्स। ठीक है, बी की पावर क्या हो सकती है? वाई, और सी की पावर क्या हो सकती है? जेड। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक्स वाई और जेड को ऐड करते हो तो कोई नंबर आएगा एन इक्वल टू क्या आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये जो आपका एन है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट लो के अंदर कॉन्सेंट्रेशंस जो है उनकी पावर को ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये आपके पास में रिएक्शन है, एग्जांपल नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अंदर जैसे मान लो आपके पास में ये दिया हुआ है ए, आपके पास ये दिया हुआ है ए प्लस बी चेंज होके बना रहा है आपका सी प्लस डी। इसके लिए अगर आप रेट लो लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन है? ए, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। इसके जो पावर होगी वो क्या होगी? एक्स मान लेते हैं। फिर बी की पावर कितनी मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। ठीक है ना? तो थ्योरेटिकली अगर आपको रेट लो लिखना है ना, तो क्या होगा? थ्योरेटिकली लिखना है तो यहाँ पे x किसके इक्वल होगा? a के, क्योंकि a का कोफिशिएंट क्या है? a है। जो y होगा वो किसके इक्वल होगा? b के, क्योंकि b का कोफिशिएंट क्या है? b है। तो ये क्या होगा? थ्योरेटिकली। ठीक है ना? थ्योरेटिकली क्या होगा? r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? a की पावर a एंड b की पावर b। ठीक है, और ये जो x और y है ना, ये जरूरी नहीं है a और b के क्या हो? इक्वल हो। ठीक है ना? ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या हो सकता है कि x और y है उसकी वैल्यू अलग हो सकता है ये a और b के सेम भी हो जाए। तो x प्लस वाई क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, ये a और b के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट हम जनरली क्या करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा जो कोफिशिएंट होगा वो x और y के इक्वल हम मानेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकली x
किसके इक्वल होगा, ए के, और y किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। ठीक है ना, इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो। सो ये हो गया अपना इसके लिए, ये हो गया अपना किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लिखने का तरीका। ठीक है, चलो। अब जैसे एग्जांपल और आता है अपने पास में, थर्ड एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। इसको देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर के अंदर देखो क्या है, इसकी अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूं तो इसकी रिएक्शन होती है कुछ इस टाइप से, कैसे, जैसे ये लिखा अपन ने C12H22O11। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने इसका करा हाइड्रोलिसिस H2O, तो ये क्या बनेगा C6H12O6 प्लस क्या बनेगा साथ में C6H12O6। ठीक है ना, ये बन जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हमने बात करी थी इसके लिए रेट लिखना है, तो रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब क्या लिख देंगे, रेट होगा, रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, रिएक्टेंट है C12H22O11, ये हो गया आपके। ठीक है ना, इसकी पावर देखो, इसकी कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 1। और दूसरा कौन है, H2O, इसकी पावर आगे तो 1 है बट यहाँ हम 0 लिखेंगे। 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि H2O हाइड्रोलिसिस हम जब करते हैं तो H2O किस में लेते हैं हम, एक्सेस में लेते हैं, और जिसको भी हम एक्सेस में लेंगे उसकी पावर कितना लिखेंगे, 1, यानी सॉरी 0। तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जो एक्सेस में होता है रिएक्टेंट, उसको कभी भी हम रेट लो में लिखते नहीं है। तो यहाँ पे जो रेट है ना, लग तो कितनी रही है, लग रही है कि यहाँ पे रेट होगी भाई, H2O का कोफिशिएंट कितना है, H2O का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे H2O का कितना आना चाहिए, H2O का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो अगर H2O का 1 आता है ना, तो यहाँ पे अगर H2O की पावर आप 1 करते हो तो यहाँ पे इसकी और इसकी पावर को ऐड करो, 1 + 1 कितना होता है, 2। तो ऑर्डर कितना होना चाहिए, n = 2 होना चाहिए, बट n = 2 नहीं होता है। ठीक है ना, n = कितना होता है इस रिएक्शन के लिए, मतलब इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर होता है 0। तो अभी मैंने पीछे बताया था कि ऑर्डर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, x + y के इक्वल होता है, x + y = n। अभी मैंने बताया x क्या है, ये वाला पावर, y क्या है, ये वाला पावर। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि क्या हो सकता है, x है वो इसके पावर के इक्वल हो भी, x + y है, ये दोनों a + b के इक्वल हो भी सकता है। a क्या है, थ्योरेटिकली इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट। ठीक है ना, a + b इसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज को अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसके लिए था, ये एग्जाम्पल था x + y a + b के इक्वल हो भी सकते हैं, मतलब x है वो a के इक्वल हो सकता है, y है वो b के इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो x इक्वल टू कितना है, यहाँ पे x इक्वल टू है, मतलब इसकी पावर जो होगी वो क्या किसके इक्वल होगी, इसकी पावर होगी x के इक्वल। तो x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 1, और y इक्वल टू कितना है, 1। x + y मैंने बताया था क्या होता है, n के इक्वल, तो n कितना आ रहा है, 1 प्लस सॉरी y है आपका 0, y आपका 0, तो y हो गया 0। तो x + 0 कितना आ गया आपके पास में, n इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना होगा, इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर के अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर अपना 4th, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो इस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में देखो रिएक्शन कैसे होगी, CH3COOC2H5 प्लस H2O, रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा प्लस C2H5OH बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रेट लिखना चाहूँ, ठीक है, तो रेट किसके इक्वल होगा, रेट इक्वल टू क्या होगा, ऐसे बोलूंगा, रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, CH3COOC2H5, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और दूसरा कौन, H2O।
हमें पता है कि हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो H2O क्या होता है एक्सेस में, और एक्सेस में लेते हैं तो पावर कितनी 0, और C2H5 COOCH3 की कितनी हो जाएगी पावर 1, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक है। तो कोफिशिएंट इसका भी 1 था, बट इसका 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्सेस में है, एक्सेस जो भी होगा उसके पावर 0 ही लिखना है, ठीक है, बाकियों के लिए अपने को 0 नहीं लिखना है। ये हो गया। तो अब हम रेट लिखना चाहते हैं, तो हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, के इक्वल टू क्या आएगा CH3 COO C2H5 की पावर कितना 1, और H2 की पावर 0 मतलब 1 हो ही गया। तो n इक्वल टू देखा जाए तो क्या होता है x प्लस वाई के इक्वल, n इक्वल टू एक्स क्या है ये वाली टर्म, है ना, तो x है आपका कितना 1 प्लस y कितना है ये वाला, तो y कितना है भाई 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई वापस से 1, तो कौन सी ऑर्डर हो गया ये, फिर से कौन सा ऑर्डर हो गया फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा हो गया फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें भी कौन सा ऑर्डर था, ये भी कौन सा ऑर्डर था, ये भी पीछे वाले एग्जांपल में भी फर्स्ट ऑर्डर, लगता कौन सा है सेकंड ऑर्डर, दिखता ऐसे सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि H2 की अभी कोएफिशिएंट 1 है, और C12H22 और O11 के आगे भी कितना है कोएफिशिएंट 1 है, तो हमेशा कोएफिशिएंट नहीं ऐड करने होते हैं, जो एक्सेस में होता है उसको क्या कर देते हैं हम 0 काउंट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको ऐड करना होता नहीं है, ठीक है। तो ये था अपने पास में डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो रेट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली क्या होती है प्रोपोर्शनल होती है। रेट लो के अंदर हम क्या करते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन है उनकी पावर का एडिशन कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या बोलते हैं रेट कांस्टेंट को, ये बोलते हैं, तो यूनिट अपने को रेट कांस्टेंट का बताना है। तो अगर मैं देखूं तो जो रेट होती है वो क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और इनकी पावर्स का एडिशन कितनी किसके इक्वल होता है एन के इक्वल, उसको हम ऑर्डर बोल देते हैं। तो अगर मैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो क्या आएगा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसकी पावर कितना एन, के इक्वल टू क्या आ जाएगा रेट, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर मैं के इक्वल टू लिखना चाहूँ तो रेट है उसके लिए यूनिट क्या होता है, रेट का कल हमने बोला था रेट इक्वल टू क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम चेंज, ये ऊपर क्या आ रहा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता तो कॉन्सेंट्रेशन ही है भाई, कॉन्सेंट्रेशन में से कॉन्सेंट्रेशन माइनस करोगे तो आएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ही, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट लिख लेते हैं क्या होता है मोल, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं पहले कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट लिखते हैं यहाँ पे पहले डेल्टा आर, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर, तो मैंने लिख दिया लीटर इनवर्स, अपॉन डेल्टा टी क्या है चेंज इन टाइम, तो टाइम में से टाइम माइनस करोगे तो आएगा क्या टाइम ही तो आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइम। अब ये टाइम ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, है ना, टाइम के लिए यूनिट क्या होता है सेकंड, तो सेकंड इनवर्स। तो अगर आप यहाँ पे रेट के लिए यूनिट देखना चाहोगे तो क्या आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो रेट की जगह यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रेट की जगह क्या लिख रहा हूँ, रेट की जगह लिख रहा हूँ मोल लीटर इनवर्स और क्या आ जाएगा सेकंड इनवर्स, अपॉन में क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होता है मोल पर लीटर ही तो होता है कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है एन के इक्वल, ठीक है। तो ये अपना क्या है एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं रेट लिख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया अपना। मैं इसको साइड से मिटा देता हूँ, चलो अब देखो अपने को n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 1 पुट करते हैं किस एग्जांपल में इसमें, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे इफ इफ n इक्वल टू 1, देन क्या होगा k इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, n किसको बोलते हैं, n हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, है ना, तो n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 का मतलब हो जाएगा 4
कौन सी रिएक्शन है ये? फर्स्ट, चलो जीरो से कर लेते हैं ना, जीरो ऑर्डर से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो n इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा? मोल लीटर इनवर्स, और n की जगह जीरो रखोगे, तो n की जगह जीरो रखते हैं तो किसी की भी पावर जीरो कितना होता है? वन होता है। तो ये क्या बच जाएगा? मोल, तो नीचे वाले टर्म पूरा वन हो गया, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। चलो भाई, इतना तो हो गया। मिनट, ठीक है। फॉर कौन सा? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ मैं n इक्वल टू कितना रखूं? इफ n इक्वल टू वन रखूं, तो इफ n इक्वल टू वन मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? फॉर्मूला अपने को पता है क्या है भाई? k इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो k इक्वल टू क्या लिखूंगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइडेड क्या आएगा? डिवाइडेड आएगा मोल लीटर इनवर्स इसकी पावर जीरो नहीं वन आएगा। क्यों? फर्स्ट ऑर्डर लिख रहे हैं तो n इक्वल टू कितना रख रहे हैं? वन। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाई कितना आएगा? मोल लीटर की पावर माइनस वन। ठीक है, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या बचेगा? सेकंड इनवर्स बचेगा। ठीक है ना, तो ये क्या बच रहा है आपका? सेकंड इनवर्स बच रहा है। तो ये जो सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ऐसा हम किसके लिए कर सकते हैं? और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कर सकते हैं। इफ n इक्वल टू कितना ले रहे हैं? टू, n इक्वल टू टू लेते हैं तो क्या बनेगा? फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए k इक्वल टू क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? मोल लीटर इनवर्स, पावर कितना करना पड़ेगा? टू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की क्या वैल्यू रखते हैं? यहाँ n की वैल्यू तो रखते हैं। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय कितना आएगा? मोल की पावर कितनी आएगी? मोल की पावर आएगी टू, मोल की पावर टू, और लीटर की पावर कितना आ जाएगी? माइनस का टू। अब हमें पता है मोल की पावर टू है तो एक मोल से एक मोल कटेगा, तो मोल इनवर्स तो बचेगा। तो यहाँ क्या बचता है? यहाँ बचता है आपका मोल इनवर्स, है ना। यहाँ बचता है आपका क्या हुआ? यहाँ बचता है आपका मोल इनवर्स। तो k इक्वल टू, और ऊपर देखो लीटर माइनस वन है, यहाँ माइनस टू है, तो यहाँ नीचे क्या बच जाएगा? माइनस वन रह जाएगा। ठीक है ना, माइनस का वन रह जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? लीटर की पावर वन सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल इनवर्स था वो ऊपर चला जाएगा, मोल इनवर्स। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? तो इसको क्या लिख सकता हूँ? k इक्वल टू क्या लिख दूँ? मोल इनवर्स लीटर की पावर वन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स लीटर की पावर वन सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? यूनिट हो गया किसका? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट हो गया। चलो भाई, तो इस तरीके से इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमें पता ही है कि क्या करते हैं, रेट लॉ के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स को क्या कर दो? ऐड कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हेडिंग डालते हैं
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो क्या होता है। तो इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्या होता है? द सम ऑफ पावर्स ऑफ all concentration terms of reactant in in rate law, ठीक है। expression in rate law, expression for a chemical reaction is called order of reaction, ठीक है ना, ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसको एक चीज और, इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे देखो आपके पास में रिएक्शन है ए प्लस बी चेंज होके बना रहा है तुम्हारा सी, और क्या बनाएगा ये? मान लो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो जो रेट होगी वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसकी पावर कितनी होगी? एन। यहाँ पे अगर मैं रेट देखना चाहूँ तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसकी पावर कितनी आएगी? एक्स। बी की पावर कितनी आएगी? वाई। सी की पावर कितनी आएगी? जेड, ठीक है ना। तो ऑर्डर के लिए बात करूं, एन इक्वल टू क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन सब को ऐड कर दो, ठीक है ना। यहाँ अगर देखा जाए तो एक्स क्या है? एक्स इक्वल टू ऑर्डर है किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। वाई क्या है? ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। फिर देखो, फिर मैं बात करता हूँ जेड। जेड क्या है? जेड इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू सी, तो सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है, ठीक है ना। अब देखो ये जो ऑर्डर होती है ना, ऑर्डर की वैल्यू कैसी आ सकती है? ऑर्डर की वैल्यू 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, ठीक है ना। फिर क्या हो सकता है? मोर देन 3 भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, 1/2 3/2 ऐसे भी आ सकती है, ठीक है ना। और जो ऑर्डर होता है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर, जिसको हम एन बोलते हैं, ऑफ अ रिएक्शन which has the रेट एक्सप्रेशन, ठीक है ना। रेट एक्सप्रेशन इसके लिए आपको दिया हुआ है। रेट एक्सप्रेशन क्या है भाई? फर्स्ट जो रेट है, रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए की पावर कितना? 1/2, बी की पावर कितना? 3/2, ठीक है। सेकंड आपको दिया हुआ है रेट इक्वल टू, क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आएगा के भी आएगा, ठीक है। के, ए की पावर कितना? 3/2, बी की पावर कितना? -1, ठीक है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है, यहाँ ये दिया हुआ है, इसके अंदर आपको क्या करना है? ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है? 1/2, ठीक है ना। एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 3/2, ये कितना हो जाता है? आई थिंक एन इक्वल टू कितना आ जाता है? 2। तो ऑर्डर कितना हो गया? सेकेंड ऑर्डर। कितना हो गया? सेकेंड ऑर्डर। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। फिर देखो इसके लिए हमने चेक कर लिया, इसके लिए हम देखते हैं कितना होगा। एन इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस का 1, तो कितना हो गया भाई? एन इक्वल टू आएगा हाफ। कितना आएगा? हाफ। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए
क्या था, रेट एक्सप्रेशन था। ठीक है ना, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है आपको। जो रेट लो दिया होता है, इसको ही रेट लो बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन या रेट लो। ठीक है ना, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन का पावर को ऐड कर दो, वो ऑर्डर होगा। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ऐसा है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट तो ये है कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। किसी नेक्स्ट रिएक्शन के लिए के की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁻4 सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब आपको ये क्वेश्चन है और इसको आपको सोल्व करना है ना। तो के की वैल्यू से हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर है वो कैसे निकालेंगे? देखो, आपको उसके अंदर जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है किससे? ओनली यूनिट से। यूनिट को देख के आप क्या पता लगा सकते हो? ऑर्डर का पता लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ऑर्डर का पता लगाने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता था ना। क्या फॉर्मूला था हमारे पास में? देखो ये वाला मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर n। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन क्या था? मोल लीटर इनवर्स की पावर कितना? n। ये था। हमें पता है कि ये अगर मैं n की जगह कितना रखता हूँ, देखो लीटर मोल इनवर्स लाना है, तो मोल इनवर्स लाना है तो n की जगह कितना रखना पड़ेगा? n की जगह 2 रखना पड़ेगा। अगर मैं n की जगह 2 रखता हूँ तो ये क्या बनता है एक्सप्रेशन? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर कितना? 2। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या रहेगा? ऊपर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल की पावर 2 लीटर की पावर -2। ठीक है, अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूं, है ना। इधर सोल्व कर लेता हूं। अब मैं इसको सोल्व करता हूं, है ना। तो सोल्व करने पे देखो क्या होगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बचेगा मोल इनवर्स, है ना। इधर लिख लेता हूँ, मोल इनवर्स। लीटर की पावर माइनस से -1 जाएगा तो नीचे रहेगा लीटर की पावर -1, ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या है? सेकंड इनवर्स है ही। तो ये अपना क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। ठीक है ना। अब बताओ, ये किसके लिए n इक्वल टू कितना रखा है? n इक्वल टू 2 रखा है। इसका मतलब n इक्वल टू 2 रखने का मतलब है, ये देखो ये जो आंसर आ रहा है वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। तो n इक्वल टू 2 के लिए क्या आता है? मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स यूनिट आता है। तो आपका रेट कांस्टेंट कौन से ऑर्डर का हो गया? ये सेकंड ऑर्डर के लिए हो गया। ठीक है ना, तो रिएक्शन इस रेट कांस्टेंट के लिए रिएक्शन कौन सी होगी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है ना, तो ये अपना सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट तो हो गया अपना, चलो सेकंड भी कर लेते हैं। सेकंड इनवर्स किस में आएगा? सेकंड इनवर्स किस में आएगा? जब आप n की जगह कितना रखोगे? 1 रखोगे। अगर आप n की जगह 1 रखते हो तो कितना आएगा? देखो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर कितनी? 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स। देखो, मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा? सेकंड इनवर्स। देखो ये सेकंड इनवर्स इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसका मतलब n इक्वल टू 1 के लिए आता है सेकंड इनवर्स रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको जो ऑर्डर है वो कौन सा होगा? कौन सा होगा? फर्स्ट ऑर्डर। और इसके अंदर कौन सा होगा? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो है सेकंड ऑर्डर आंसर, सेकंड ऑर्डर। और इसका आंसर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। सिंपल था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
एक क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन है कि रिएक्शन दी हुई है आपको, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। क्वेश्चन है, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to a and second order and second order with respect to b. how will you rate affected first है question, if the concentration of a if the concentration of a becomes twice, ठीक है। सेकंड है इसके अंदर, if the concentration of b becomes thrice या 3 टाइम्स। ये क्वेश्चन अपने पास, ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन पढ़ो, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए के लिए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, बी के रिस्पेक्ट में कितना है, सेकंड। तो रेट लो अपना ये हो जाएगा। अब अपने को पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, के ए की पावर 1 बी की पावर 2। अब ये बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बिकम ट्वाइस, मतलब जब इसको मैं R1 लिख देता हूं, अब इसने क्या करा, ए की कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस कर दिया, मतलब ऐसा कर दिया, ए की जगह 2a कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ेगा, तो भाई R1 है आपका के ए1 की ए की पावर 1 बी की पावर 2, R2 है आपका के 2a की पावर 1 और b की पावर कितना 2। अगर मैं R2 अपॉन R1 करूं तो R2 कितना होगा, के 2a की पावर 1 b की पावर कितना 2 डिवाइडेड बाई R1 कितना, के a की पावर कितना 1 b की पावर कितना 2, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इसको सोल्व करना चाहूं तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, इसको सोल्व करने पे देखो k से k कट जाएगा, b की पावर 2 से b की पावर 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, R2 अपॉन R1, है ना। अब देखो a से a भी कट जाएगा, क्या रहेगा 2 रहेगा ओनली। तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो जो R2 है, R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2R1 नहीं हो जाएगा क्या, R2 का मतलब 2R1, मतलब R2 इक्वल टू 2R1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो R2 है वो डबल है किसका, R1 का। मतलब R1 का आप क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, तब क्या मिलेगा आपको R2। तो आपकी रेट है वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, पहले जितनी थी उसकी 2 टाइम्स हो जाएगी। तो ये अपना फर्स्ट हो गया। अब अपन इसको सेकंड को सोल्व करते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन B बिकम्स 3 टाइम, तो यही है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 B की पावर 2, ऐसा ही था। तो R1, ठीक है, R1 इक्वल टू क्या, के ए की जगह कितना रखना है, ए की जगह कुछ नहीं रखना है, बी की जगह कितना रखना है, बी की जगह रखना है 3, 3 बी की पावर कितना 2। R1 इक्वल टू कितना, R1 इक्वल टू ये आपका हो गया के ए की पावर, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये ऐसा है तब ये है R1। R2 लिखना है तो R2 इक्वल टू के, ए तो उतना ही था, चेंज नहीं करना है, बी को कितना करना है 3b करना है, ठीक है, ये हो गया। अब अपन R2 अपॉन R1 करें तो कितना होगा, के ए की पावर 1 और 3b, है ना, 3b की पावर 2 डिवाइडेड बाय R1 कितना होगा, के ए की पावर 1 बी की पावर कितना 2, ठीक है। अब कट जाएंगे, देखो ये तो कट गए, के ए1 के ए1,
ये B2 कट गया, बचेगा कितना 3, तो R2 अपॉन कितना R1 इक्वल टू कितना 3। यहाँ क्या बचता है R2 इक्वल टू कितना बचता है 3R1, R2 कितना बचता है 3R1 बचता है, मतलब जो रेट होगी वो पहले की कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, वैल्यू रखनी थी, जो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे करना था। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन तो ये अपना क्वेश्चन है, इसको अपन इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। लिखा है फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी चेंज होकर बना रहा है ए टू बी। ये कोई रिएक्शन अपनी 2a प्लस बी चेंज होके बना रहा है ए टू बी। इसके लिए रेट कांस्टेंट अगर हम थ्योरेटिकली लिखते हैं तो रेट इक्वल टू क्या होता है कि ए की पावर 2 होता, बी की पावर 1 होता। बट अपने को ये यूज ही नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों यूज नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आगे, इज इक्वल टू, देखो क्या लिया हुआ है, द रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2। अब अपनी रिएक्शन चाहे कैसी हो, थ्योरेटिकली उसके लिए कैसा ही है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे दिया तो हमें उसी को लेके चलना है। तो रेट है, रेट इक्वल टू क्या है कि ए की पावर कितना 1 और बी की पावर कितना 2। अब रिएक्शन चाहे कैसी भी होती होगी उसके अकॉर्डिंग रेट लो, कुछ भी होता होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें क्या दे दिया, क्वेश्चन के अंदर दे दिया, तो आर इक्वल टू के ए की पावर कितना 1 बी की पावर कितना 2 विथ के इज इक्वल टू, और के की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, के इक्वल टू दे रखा है 2.0 इंटू 10⁻⁶ मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2, सेकंड की पावर -1। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ए इक्वल टू, ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दे रखा है कितना, दे रखा है 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दे रखा है कितना 0.2 मोल पर लीटर। तो आर इक्वल टू के की वैल्यू दे रखी है कितना 2 इंटू 10⁻⁶, ए की वैल्यू दे रखी है 0.1, बी की वैल्यू दे रखी है 0.2 की पावर 2। तो आर इक्वल टू कितना हो जाता है 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.1 इंटू 0.4। तो आर इक्वल टू इसको सोल्व करेंगे आप, तो ये देखो आ जाता है आपका 0 पॉइंट, अच्छा इसकी पावर 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे, चलो ऐसे करके लिखते हैं, है ना, पूरा ही कर देते हैं 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, आर इक्वल टू देखो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट हटाएंगे तो 1000। आर इक्वल टू ये जो 10⁻⁴ है, ये 10⁻⁴ इक्वल टू 10⁻⁻⁻6 है। ठीक है ना, 10⁻⁻⁻6 यहाँ कर देते हैं, ये -6 ये -6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा। ठीक है, और जो यूनिट होगा वो हो जाएगा, आप सोल्व कर लेना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा अपने पास में 8 इंटू 10⁻⁻9 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो अपन आज इतना ही करते हैं इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक आध न्यूमेरिकल और करेंगे ऑर्डर से रिलेटेड, और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक नया, मोलिकुलैरिटी। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर अपना आप ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है ना, मोलिकुलैरिटी, फिर अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो मोलिकुलैरिटी मोलिकुलैरिटी पढ़ना है, एक छोटा सा उसका एक आध एग्जाम्पल करने हैं, और उसके बाद में जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। फिर अपने को स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर अपने सिलेबस में नहीं है, और लास्ट में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट लो या रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। उसके बाद में
टेम्परेचर का इफेक्ट में वो आर्रीनियस इफेक्ट वगैरह है, और 3-4 थ्योरी है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। बस इतना करते ही अपना क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अप्रोक्स अपने को इसमें लग सकता है, देख लो तुम्हें 3 से 4 लेक्चर और लग जाएंगे। तो इसके बाद अपना ये पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल कर ही दो। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें कर दो। चलो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट में।